साउथ दिल्ली की एक अमीर कॉलोनी में रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान पर बादल घिरने लगे थे और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। ये वही समय था जब दिल्ली की सड़कों पर आम तौर पर चहल पहल खत्म हो जाती है और सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वो कॉलोनी जहां ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन, कलाकार और नेता रहते थे, वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंडक जो हड्डियों तक को कंपा देती है। सड़कों पर खड़े पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों। बारिश की बूंदें जो आमतौर पर सुकून देती थीं, आज किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। इसी कॉलोनी के एक कोने में एक पुराना बंगला था, बंगला नंबर 13। कहा जाता है कि इस बंगले में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। आसपास के लोग इसे भूतिया मानते थे। कहते हैं कि यहाँ कभी एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थीं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। आखिर साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी में भूत प्रेत की बातें कौन मानेगा। रात के करीब 2 बजे थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। इसी बीच एक टैक्सी आकर बंगले के सामने रुकी। टैक्सी से एक जोड़ा उतरा, अविनाश और स्वाति। दोनों नवविवाहित थे और कुछ दिन पहले ही मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। बंगला नंबर 13 उनका नया घर था। उन्होंने सस्ते दाम पर यह बंगला खरीदा था क्योंकि उसे लेकर लोगों में डर बैठा हुआ था। लेकिन अविनाश और स्वाति को इन बातों में यकीन नहीं था। उनके लिए यह सिर्फ एक पुरानी हवेली थी जिसे वो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए खरीद रहे थे। अविनाश ने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही स्वाति ने देखा दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। सब कुछ धूल से भरा हुआ था। लेकिन एक अजीब सी बात थी। वो पेंटिंग्स जो कई सालों से बेजान पड़ी थीं, वो अब भी जिंदा लग रही थीं। स्वाति ने गौर से देखा। एक पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें सीधी उसकी ओर देख रही थीं। स्वाति का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये बस उसकी कल्पना है। अविनाश ने हंसते हुए कहा, अरे स्वाति, ये सब तो पुरानी हवेली का हिस्सा है। इसे साफ करके नया बना देंगे। तुम क्यों डर रही हो? स्वाति ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन कुछ तो अजीब है यहां। रात का वक्त था। हवेली में सिर्फ स्वाति और अविनाश थे। वो दोनों एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। स्वाति सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती तो उसे वही महिला की पेंटिंग याद आती। उसे लगता कि पेंटिंग में वो महिला उसे देख रही है, उसकी आत्मा उसे पुकार रही है। अचानक स्वाति को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और अविनाश को जगाने की कोशिश की। अविनाश, उठो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अविनाश ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, स्वाति, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, सो जाओ। लेकिन स्वाति का दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था। स्वाति ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। दरवाजे के पीछे से कोई साया उसे देख रहा था। उसकी आंखों में खून की तरह लाल चमक थी। स्वाति का दम घुटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। स्वाति ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, अविनाश, देखो, वो आ रहा है। अविनाश ने घबराते हुए आंखें खोलीं और जैसे ही उसने उस साये को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो साया अब उनके बहुत करीब आ चुका था। अचानक से सारा कमरा ठंडा हो गया। हर चीज जैसे जम गई हो। अविनाश ने स्वाति को पकड़ा और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा अचानक बंद हो गया। साया उनके सामने खड़ा था और उसकी हंसी ने पूरे कमरे को कंपा दिया। वो हंसी मानो किसी और दुनिया से आ रही हो। अविनाश और स्वाति ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ मौत का खौफ था। अचानक वो साया हवा में गुम हो गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन अब वो दोनों जानते थे कि ये रात उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। अविनाश ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा, ये जगह शापित है। स्वाति ने रोते हुए कहा,
लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद है। हम क्या करें? अविनाश ने खुद को संभालते हुए कहा। हमें इस साए के पीछे का सच पता करना होगा, शायद यही हमारी जान बचा सके। स्वाति ने कांपते हुए कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? हम इस साए से कैसे लड़ेंगे? अविनाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें उस पुरानी पेंटिंग को देखना होगा, शायद उसमें ही इसका जवाब छुपा हो। दोनों धीरे धीरे उस पेंटिंग की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। पेंटिंग के पास पहुंचते ही अविनाश ने देखा कि वो महिला की आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। लेकिन एक अजीब बात थी, पेंटिंग में अब एक और चेहरा था जो पहले वहां नहीं था। वो चेहरा बिल्कुल अविनाश जैसा लग रहा था। अविनाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, स्वाति, ये क्या हो रहा है? ये मेरा चेहरा क्यों है? स्वाति ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। तभी पेंटिंग में वो महिला की आवाज गूंज उठी, तुम यहां से नहीं जा सकते, ये तुम्हारा अंत है। स्वाति और अविनाश दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें हवेली की दीवारों में दब कर रह गईं। पेंटिंग की आंखों से खून की धारा बहने लगी और वो साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो साया और भी खतरनाक था। उसके हाथों में आग की लपटें थीं और उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। अविनाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन साया उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक स्वाति को कुछ याद आया। उसने सुना था कि इस बंगले में एक प्राचीन ताबीज छुपा हुआ है जो इस भूतिया शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। स्वाति ने खुद को संभालते हुए कहा, अविनाश, हमें उस ताबीज को ढूंढना होगा, शायद वो हमें बचा सके। अविनाश ने जल्दी से पेंटिंग के पीछे के हिस्से को देखा जहां एक गुप्त दराज छुपी हुई थी। उसने दराज खोली और उसमें वो ताबीज पाया। ताबीज के हाथ में आते ही साया जोर जोर से चीखने लगा। वो हवा में कसमसाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। स्वाति ने वो ताबीज साए की ओर फेंक दिया। ताबीज की चमक ने साए को पूरी तरह से घेर लिया और वो साया दर्द से तड़पने लगा। कुछ ही पलों में साया हवा में विलीन हो गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अविनाश और स्वाति ने चैन की सांस ली। उन्होंने खुद को बचा लिया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर का साया था। वो जान चुके थे कि बंगला नंबर 13 सचमुच शापित है और यहां